हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का यह लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने टॉपिक को आगे बढ़ाया है और इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में टॉपिक में हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। एकांक आवेश की परिभाषा हमने देख लिया, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हमने तुलना भी कर लिया। तो इतने टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके। आज हमको स्टार्ट करना है। एक्चुअल में आज का हमारा जो क्लास है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर फोकस है, लेकिन हम उससे पहले कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ और चीज़ें और कुछ बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने कूलाम का नियम तो पढ़ा था, बट उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो नहीं पढ़ा था। तो आज सबसे पहले कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, फिर आगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चलेंगे। ओके, हाँ, वेक्टर फॉर्म, ठीक। अनन्या यादव, वेरी गुड वेरी गुड। हमको याद है क्या पढ़ाना है। जो स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में, वो सब अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है। आप लोग सब क्या है, प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लीजिए और यहाँ तक आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए तो आगे सब के सब क्लास में हमारे। अब हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक, और ये है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो, आपको मालूम है कि कूलाम का नियम, वास्तव में कूलाम का जो नियम है वो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए होता है। और आपको ये बात भी पता है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो सदिश रूप में किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए, इसके लिए हम उसके वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम दो आवेशों का कंडीशन को हम यहाँ पर आपको समझा दें। ये मान लो दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम वेक्टर फॉर्म में सपोज करेंगे। तो अभी हम इसको ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये मान लो Q1 आवेश है और यह मान लो Q2 आवेश है। ये Q1 और Q2 आवेश है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अभी ये दो सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब सेम टाइप के चार्ज हैं। मतलब मान लो ये दोनों धनात्मक आवेश हैं। यदि ये दोनों धनात्मक आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नेचुरली दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो मान लो ये जो Q2 आवेश है Q1 को इधर प्रतिकर्षित कर रहा है और ये जो Q1 आवेश है वो Q2 को उधर प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर संकेत के रूप में हम क्या लिखते हैं, सदिश रूप में ये Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है। Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है। तो ये F12 इसको हम लिखेंगे। F12 का मतलब हुआ, F12 क्या हुआ, ध्यान से समझना। F12 क्या हुआ, आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, और जिसकी दिशा ये होगी तो इसको हम सदिश लिख सकते हैं। और इधर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसको हम लिखेंगे F21 सदिश रूप में, इस तरह से ये लिखेंगे। तो F12 Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल है और F21 क्या है, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल है। अब इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ये R12 या R21 होगा। अब ये बताने से पहले आपको एक मैं छोटा सा कंसेप्ट याद दिलाता हूँ। 11th क्लास के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। किस वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में सदिश पढ़ाया तो एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट बताया। ये हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सदिश का जो यूनिट वेक्टर है उसको एक कैप से प्रदर्शित करते हैं, एक कैप, और इक्वल टू होता है उस सदिश का सदिश रूप, मतलब वेक्टर ए, और बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर ए लिख सकते हैं। इसको हम स्केलर ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो रिलेशन है, यूनिट वेक्टर का रिलेशन है, मतलब ये संबंध हमको ये बताता है कि मान लो हमको सदिश रूप में किसी को लिखना है, ये वेक्टर ए लिखना है, तो मैं ए को इधर ट्रांसफर कर दूं तो
तो A इंटू क्या हो जाएगा, A कैप। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह हुआ कि यदि हमको किसी भी सदिश को सदिश रूप में लिखना है तो हमको उस सदिश के परिमाण में, उस सदिश के परिमाण में उस सदिश के एकांक सदिश का गुणा करना पड़ता है। ये उसका क्या होता है, एकांक सदिश होता है। इस कंसेप्ट के बेस पर यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और अपान यहाँ पर 1 2 है, मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा R12 और इसका स्क्वायर। अब चूंकि अभी यह अदिश रूप में है तो उसको सदिश बनाने के लिए उसके एकांक सदिश का गुणा करेंगे, तो दूरी का एकांक सदिश यहाँ पर क्या होगा R12 और इसमें लग जाएगा कैप। ये हो जाएगा F12 का वैल्यू, ये इसका सदिश रूप होगा। कई बार क्या होता है, कई बार हमको कई न्यूमेरिकल में या कई बार हमको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी इसके सदिश रूप को भी निरूपित करने के लिए पूछता है। तो जब भी हमको इसको सदिश रूप में निरूपित करने के लिए बोलेगा तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से एंड यदि हम इसको क्या लिख दें, F21 लिखें तो F21 मतलब Q2 पर F1 के द्वारा लगाया गया बल, तो F21 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये तो वही रहेगा Q1 इंटू Q2, क्योंकि आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि है, एक बात ध्यान में रखना, आवेश अदिश राशि है। और अपान में हो जाएगा R21। अब यहाँ पर R21 का स्क्वायर होगा, अब इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा R21 कैप, R21 कैप, ये हो जाएगा, ये इसका सदिश रूप है। इस प्रकार से F12 और F21 ये इसके सदिश रूप हो जाएंगे। क्लियर, तो ये है हमारा इसका सदिश रूप। एनी प्रॉब्लम, ये आप नोट डाउन कर लो या इसको आप लिखो, जो भी है। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल, जिनके क्लास 11th हो चुके हैं उनको तो 12th में ही पढ़ना है भाई, हमसे पूछने का क्या है उसमें। ठीक है, जब 11th क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको 12th ही तो पढ़ना है ना। चलिए, इसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ें, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत का नाम आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा तरंगों में। अध्यारोपण का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक चीजों का आपस में मिलना। अध्यारोपण का मतलब ही होता है, अध्यारोपित होना मतलब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिल रही हैं, उस मिलने को ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि आवेशों का अध्यारोपण क्या होता है या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पर हमने यहाँ पर अपने स्लाइड में लिख भी दिया है कि जब दो या दो से अधिक आवेश किसी क्षेत्र पर एक साथ मिलते हैं तो उनके बलों का जो कुल बल है या परिणामी बल है वह उन आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल के बराबर क्यों होता है, क्योंकि भाई बल सदिश राशि है, तो सदिश राशियों का योगफल तो सदिश योगफल कहलाएगा ना। तो देखो यहाँ पर कथन को ध्यान से सुनो और आपको अभी याद हो जाना चाहिए। कई बिंदु आवेशों द्वारा, मतलब हमारे पास दो या दो से अधिक बिंदु आवेश हैं, एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल, एक कोई अकेला बिंदु आवेश है उस पर आरोपित जो बल है वह बल अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। यह कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को यदि हम गणितीय रूप में लिखें, यदि हम इस सिद्धांत को गणितीय रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। भाई ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास ये एक आवेश है और ऐसे हम कुछ और आवेश इसके चारों ओर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमने कुछ आवेश ऐसा कंसीडर कर लिया और ये सेंटर में जो आवेश है, इस आवेश को मैंने मान लिया, मान लो Q0, इस आवेश को Q0 मान लिया।
इस आवेश को मान लो मैंने Q1 मान लिया, इस आवेश को मान लो मैंने Q2 मान लिया, इसको मान लो मैंने Q3 मान लिया, इस आवेश को Q4 मान लिया, इस आवेश को Q5 मान लिया और इस आवेश को Q6 मान लिया। इस तरह से Q0 के चारों ओर, इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक Q0 चार्ज है यहाँ पर और इसके चारों ओर और बहुत से आवेश हैं। तो मान लो इनके बीच में, अब हम मान लेते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है, ठीक है, सपोज इन बलों को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर दें, ये है, सबको मैं वेक्टर से शो कर देता हूँ, ये इस प्रकार से ये बल हैं। तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, देखो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा इसको हमने कह दिया Q01, इसको Q01 कह दिया। इसके बीच में लगने वाला बल है इसको F02 कह दिया, F02 कह दिया। इसके बीच में लगने वाला बल है उसको हमने कह दिया F03, ये कह दिया। इसके बीच लगने वाले बल को हमने F04 कह दिया। इसके बीच लगने वाले बल को हमने F05 कह दिया और इसके बीच में लगने वाले बल को हमने F06 कह दिया। इस प्रकार से Q0 पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का कंसेप्ट क्या कहता है भाई, ये कहता है कि इनका जो परिणामी बल होगा वह इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये F, ये जो F कुल बल होगा ये सबके सदिश योगफल के बराबर होगा। तो कौन कौन से बल है यहाँ पर, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04 प्लस F05 प्लस F06, ये सब क्या है, सभी बलों का योगफल है। अब इसको यदि हम कूलाम के नियम से और एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद मैं इसको कॉमन ही कर लेता हूं तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में जो बचेगा, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है तो उसको मैंने एक साथ कॉमन कर दिया, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ये Q0 इंटू Q1 और मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह R0, ये है R0 R1, ठीक है, ये R01 सीधा सीधा, दो बार नहीं लिखेंगे इसको हम लिखेंगे ऐसा R01 का स्क्वायर और सदिश रूप में हम लिख रहे हैं बल को तो इसको लिख सकते हैं R01 का कैप, ये लिख सकते हैं, अभी मैं आपको समझाया। प्लस इस प्रकार से सभी को हम लिख सकते हैं, जैसे अगले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 इंटू Q2, Q0 इंटू Q2 अपान ये हो जाएगा R02 का होल स्क्वायर और इंटू R02 का कैप प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा जा सकता है। ये कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, कई बिंदु आवेशों द्वारा, ये कई बिंदु आवेश हैं, इनके द्वारा किसी एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल है वह सभी उन बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। यह कहलाता है क्या, एक अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दैट मीन्स अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, जिनको साफ नहीं दिखाई दे रहा है वो हमको बताने के बजाय अपने वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करें, 1080 पर देखिए तो आपको HD क्वालिटी मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल फ्री में पढ़ाई हो रहा है आपका YouTube क्लास में, कोई फीस नहीं लगता है। फी पेड करके आए हो क्या, फ्री क्लास है भाई। PDF नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, नोट्स प्रोवाइड करने के लिए हमको खुद चार्जेस देने पड़ते हैं भाई। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक। तो हो गया अनेक आवेशों द्वारा लगने वाला बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम यहां पर पढ़ते हैं, देखो, निरंतर आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप समझो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, हमको मालूम है कि आवेश को जब किसी पिंड पर
दिया जाता है या किसी पिंड पर आवेश उत्पन्न किया जाता है, तो किसी पिंड पर जब हम आवेश उत्पन्न करते हैं तो वह क्या होता है, उस पिंड पर वह आवेश चारों ओर समान रूप से वितरित होता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चूंकि हमारे पास पूरे ब्रह्मांड में जो पिंड मिलते हैं, जो पिंड उपलब्ध हैं, वो 3 प्रकार का होता है। कैसे 3 प्रकार का? 1 डायमेंशन बॉडी। 1 डायमेंशन बॉडी मतलब जिसके पास केवल लंबाई हो, ये सब आप 11th क्लास में पढ़े हो। फिर 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट या 2 डायमेंशन बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, जिसके पास लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, 2 डायमेंशन हो गया। और 3 डायमेंशन मतलब जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई भी हो, 3 डायमेंशन हो गया। तो जब इस तरह के पिंड को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसमें समान रूप से वितरित होता है। इस प्रकार से आवेश का जो वितरण होता है उसके दौरान उसका जो आवेश घनत्व होता है, कितना उसमें आवेश का मान होता है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से इस टॉपिक पर हम ये पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाता है तो रेखी में कितना होता है, इसके बाद यदि हम उसका क्षेत्रफल के रूप में करें तो कितना होता है, ये हमको पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पर इमेजिन कर लो कि मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई रेखीय चालक है, ये मान लो हमारे पास एक रेखीय चालक है। अब इस रेखीय चालक में हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पर एक छोटा सा लंबाई है, यहाँ पर एक छोटा सा लंबाई है dl, इस प्रकार से, और ये इसको हमने प्लस चार्ज दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इसको समझना इसलिए बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आगे चल के आप जब गाउस का थ्योरम पढ़ोगे तो गाउस के थ्योरम में ये, ठीक है, काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इस तरह से अब इस चार्ज से मान लो हम कुछ दूरी पर, मान लो इस चार्ज से r दूरी पर एक दूसरा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं ये, और ये चार्ज है मान लो यहाँ पर Q0, यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, r है। इस प्रकार से देखो ये हमने सपोज कर लिया। क्लियर? अब यहाँ पर यदि हम देखें, यदि हम यहाँ पर देखें कि इसका जो वैल्यू है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना होगा, मान लो इसमें जो घनत्व है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका जो घनत्व है, इस ये मान लो क्या है, लैम्डा है, ये हमने मान लिया। तो हमको मालूम है कि किसी भी चार्ज पर जब चार्ज वितरित किया जाता है समान रूप से, तो वहाँ पर यहाँ पर इसको dl के बजाय dq हम चार्ज के मान को ही सपोज कर लेते हैं, ये मान लो dq है, इस प्रकार से dq चार्ज है यहाँ पर। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा, तो आवेश घनत्व का जो मान होता है, ठीक है, आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश की मात्रा बटे उसकी लंबाई, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू सामान्य रूप से आप जानते हो। तो आवेश घनत्व मान लो लैम्डा है, तो इसका मतलब हुआ आवेश का मान कितना है, तो ये छोटा सा आवेश को हमने dq माना है, ये हो जाएगा dq, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई को उसमें भाग देंगे। तो लंबाई को हमने एक अल्पांश माना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं दो बात को आपको एक्सप्लेन कर दूँ, दोनों बात यहाँ पर लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लो इसकी लंबाई dl है और यहाँ पर जो आवेश का मान है वो स्मॉल चार्ज dq है। तो dq चार्ज और Q0 के बीच में लगने वाला बल, तो एक तो हो जाएगा dq, दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो dq हो जाएगा, और इनटू दूसरा चार्ज हमने यहाँ पर लिया है, क्या लिया है, Q0। तो कूलाम के नियम से यहाँ पर हम कांस्टेंट को भी लिख दें 1 अपान, अरे सॉरी, अभी तो हम केवल आवेश घनत्व लिख रहे हैं ना, तो आवेश मतलब यह क्या हो जाएगा dq और अपान dl, ये होगा। पहले तो हम आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, बाद में कूलाम के नियम में उसको अप्लाई करेंगे। तो घनत्व बराबर हो जाता है आवेश बटे लंबाई। बात क्लियर आपको? आवेश घनत्व, यहाँ पर लैम्डा घनत्व है, ध्यान रखना ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घनत्व, खाली घनत्व नहीं, यह आवेश घनत्व है। तो आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl होगा। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से यदि मैं dq का मान निकालूं तो dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। थोड़ा ध्यान से समझना ना कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का हमको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास एक रेखीय चालक है, मतलब 1 डायमेंशन है, उसमें हमने मान लो उसको dq चार्ज दिया हुआ है, आवेश घनत्व तो लैम्डा है, एक छोटी लंबाई dl के लिए r दूरी से ये हमने Q0 चार्ज उस पर रखा हुआ है, तो आवेश घनत्व का मान इतना हो जाएगा। अब इसलिए बल
इसलिए इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, जो कि अल्प बल है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित कर दें, dF से। अभी बल का मान कम है, बल का मान कम है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है इन दोनों के बीच में, इसलिए हम उसको किससे प्रदर्शित कर दिए, dF से प्रदर्शित कर दिए। और बल सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में लिख रहा हूं तो वेक्टर लगा दिए। अब कूलाम का नियम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आवेश है dq, एक आवेश क्या है dq, और दूसरा आवेश है q नॉट, क्योंकि कूलाम के नियम में क्या होता है q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, और हमने इन दोनों के बीच की दूरी को क्या माना है r, तो बटे में क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, और चूंकि सदिश रूप में लिख रहे हैं तो इसमें r कैप का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, क्लियर यहां तक। ये हो गया हमारा क्या, dF का मान। अब ये जो dq का वैल्यू है, यहाँ पर ये जो dq का वैल्यू है उसको हम यहाँ से ला के यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो जब dq के मान को हम यहाँ पर ला के पुटअप करेंगे तो हमारा अगला रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो, दैट इम्प्लाइज dF इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q नॉट का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू dl इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। यहाँ तक क्लियर सबको। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर जो dq का वैल्यू निकाला था उसको हम यहाँ पर लाके पुटअप कर दिए। अब हमको निकालना है कुल बल का मान। ये अब हमको क्या निकालना है, कुल बल का मान। तो कुल बल का मान कैसे निकलेगा, देखो, देयरफॉर ये सूत्र हमको कैलकुलस से पता है कि वेक्टर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर df, ये हो जाएगा। और चूंकि लंबाई के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर में समाकलन के ऊपर में हम l लिख सकते हैं। l ये बता रहा है कि रेखी चालक के कारण है, इसलिए हम उसमें l लिख दिए। अब हम ये जो df का मान है उसको यहाँ पर ला के पुटअप कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो df का वैल्यू अपने पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू dl। ठीक है, ये मान को पुटअप कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू क्यू नॉट इंटू dl अपान आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। अब इसका हमको यहाँ पर समाकलन करना है। तो हमको मालूम है कि यहाँ पर केवल यहाँ पर जितना कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देंगे और बाकी वैल्यू को हम उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो क्यू नॉट कांस्टेंट को बाहर कर दें तो दैट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा लेमडा इंटू dl अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कुल मिला के केवल यह एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमको यदि रेखी चालक के कारण आवेश वितरण को निकालना है तो किस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। इस प्रकार से ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हो, यह फार्मूला बल निकालने का फार्मूला होगा, ये रेखी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, देखो ये टॉपिक एग्जाम में आने के लिए सीधा सीधा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स बनाते समय या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको काम आ सकता है। अब जब आप इसको सरफेस के लिए निकालोगे या वॉल्यूम के लिए निकालोगे तो नॉमिनल चेंजेस होगा इसमें और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक किस बोर्ड में है या नहीं है, ये हमारे चैनल में बहुत से डिफरेंट बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आप सभी को मेरा सजेशन है कि आप जिस बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जिस बोर्ड को आप बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिए, उसको मैच करा के पढ़िए। ठीक है, कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नॉलेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस तो यहाँ पर ऑल इंडिया में जितने बोर्ड एग्जाम होते हैं सबके सिलेबस को लेके चलना है। ओके, कोर्स के बारे में आप लोग को जानकारी लेना है तो आप ओरिजिन द लर्नर्स हब हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जाके पूरी जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं, या वहाँ पर हमने आपको नंबर हमारा प्रोवाइड कराया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ वहाँ पर मिलेगा। चलिए, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब पूरा उसका कॉपी है जो हमने पढ़ा है,
उसी का पूरा पूरा ये कॉपी है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अब हमारा जो पिंड होगा, वो 2 डायमेंशन होगा, मतलब उसमें लंबाई के साथ साथ क्या रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, मतलब उसमें क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यदि हम उस पर बात करें तो कोई भी हम एक 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लेते हैं। मान लो हमने ऐसा 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया, ये मान लो कोई 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है इस तरह से। अब यहाँ पर मान लिए कि ये जो सरफेस है वो ds है, यहाँ पर ds सरफेस है, और यहाँ पर हम क्या है, एक चार्ज सपोज कर लेते हैं इससे बाहर में, और वो चार्ज है मान लो Q0। जो अभी बताया सेम टू सेम वही काम करना है, ये है, और यहाँ पर इस चार्ज को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये Q0 चार्ज है, और सरफेस से इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, इस प्रकार से। तो वहाँ पर मैंने अब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मान लो क्या है, सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ये सब गाउस के थ्योरम में काम आएगा, ध्यान से समझो इसको ना। तो पूरा प्रीवियस टॉपिक को आप कॉपी करो। देखो सबसे पहले हम क्या निकाले थे, हम सबसे पहले लेमडा, तो वहाँ सिग्मा निकालेंगे, तो सिग्मा इक्वल टू DQ अपॉन DS, यहाँ पर DS हो जाएगा। पूरा वही कॉपी है, कोई नया काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चूंकि सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा चार्ज मतलब DQ, और सरफेस एरिया कितना है, DS, देयरफॉर आगे ये हो जाएगा DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DS। मतलब अब केवल हम जो पढ़े हैं उसकी कॉपी हो रहा है, हम उसकी केवल कॉपी कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझते जाना। अब इसके आगे देखो DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DS हो गया। अब हम यहाँ पर क्या किए थे, बल निकाले थे, तो जब हम बल निकाले थे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स DF निकाले थे, तो बल बराबर क्या होता है, यहाँ पर कूलाम के नियम को अप्लाई किए थे, तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आवेश है DQ, दूसरा आवेश है Q0, इनके बीच का दूरी है r², और इंटू क्या है, r कैप। कुछ भी अंतर नहीं है, सेम काम है, सिर्फ आपको DS नया चीज मिला है। अब इसके वैल्यू को हम पुट अप कर दें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। तो DQ का वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू DS और इंटू Q0 अपॉन r² और इंटू r कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको टोटल बल निकालना है, तो देयरफॉर इसका जो टोटल फोर्स होगा F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF होगा। अभी मैं आपको बताया, यहाँ पर आप S लिख सकते हो, S फॉर सरफेस, को संकेत बताता है कि यहाँ पर पृष्ठ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पृष्ठ आवेश वितरण है, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बताता है। ठीक है, अब आगे हम क्या करें, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दें, तो मैं डायरेक्ट कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ, तो Q0 को हम बाहर कर लेंगे, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर S लिख दो, और अंदर क्या बचेगा, सिग्मा इंटू DS अपॉन r² और इंटू r कैप। ये होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, माने पृष्ठ आवेश वितरण को, इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो हमारे पास जो पिंड है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में मान सकते हैं। कोई भी 3 डायमेंशन फिगर, होमोजीनियस 3 डायमेंशन फिगर अपन मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एक 3 डायमेंशन फिगर मान लिया, क्या मान लूँ, चलो मैंने सिलेंडर मान लिया। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशन चार्ज ऑब्जेक्ट है, और इस 3 डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम शो करने के लिए क्या करें, यहाँ पर उस तरह की बात जो अभी हमने आपको बताया, यहाँ से ये r दूरी पर, यहाँ पर मान लो r दूरी पर ये बाहर में Q0 रखा हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम है उसको हमने dV लिखा हुआ है, और यहाँ पर dQ चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए हम इसको निकालते हैं। तो बस काम वही रहेगा। मान लो यहाँ पर आवेश घनत्व क्या है, यहाँ पर मान लो आवेश घनत्व रो है, यहाँ पर आवेश घनत्व क्या है, रेखीय चार्ज में लेमडा माने थे, पृष्ठ चार्ज में सिग्मा माने थे, और आयतन में मान लो उसको हम रो मान लेते हैं।
तो रो यदि हम इसको मान लें तो रो का मान क्या होगा भाई, अब भी बताया पूरा, अब तो रिपीट टॉपिक है। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू और बटे डी वी हो जाएगा। पहले वाले टॉपिक में डी क्यू बटे डी एल हुआ था, दूसरे वाले टॉपिक में डी क्यू बटे डी एस हुआ था, और इसमें डी क्यू बटे डी वी हो जाएगा। तो सेम रिपीट काम चल रहा है, बस आप डी एल डी एस और डी वी चेंज कर रहे हो, बाकी तो सेम वैसी का वैसी है। इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, बल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें बल निकालेंगे तो बल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, तो वेक्टर डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आवेश डी क्यू, दूसरा आवेश क्यू नॉट, बीच की दूरी आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में है तो आर कैप। ये इसका सदिश रूप है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको सदिश रूप समझाया, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सदिश रूप समझाया। ये अब इसके वैल्यू को हम पुट अप करते हैं, तो दैट इक्वल ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इसको, तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू डी वी। तो डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू डी वी और इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। ये होगा, ये हो गया हमारा डी एफ का वैल्यू। और देयरफॉर अब हमको टोटल बल चाहिए एफ, तो हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, लेकिन ये वॉल्यूम के लिए है तो यहाँ पर हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, उससे पता चलेगा कि आयतन के लिए है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इक्वल इस वैल्यू को रख के कांस्टेंट को बाहर कर दूं मैं, तो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दें, तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या बच जाएगा, रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी अपान आर स्क्वायर इंटू आर नॉट। ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही आसान काम है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत आसान काम है। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आ गया यहां तक सबको? मैथ्स का क्लास 1-2 रोज बाद ही स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से मान के चलो, होली के बाद हम स्टार्ट कर देंगे मैथ्स का क्लास। तो ये हो गया हमारा चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम अपने न्यू टॉपिक पर चलें, और आज के हमारे लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आज मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, और उसके बाद आगे के क्लासेस में डिफरेंट पोजीशन पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम तो ये समझ लें कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, कि किस चीज को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, एक बात ध्यान रखना, पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यह इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टर्म है, क्योंकि आगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते रहेंगे कई क्लास तक। और यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रियल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आगे समझ नहीं आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फिजिक्स के साथ में बहुत जरूरी होता है, वो ये है कि किसी भी फिजिक्स के टेक्निकल वर्ड का शाब्दिक अर्थ समझना और उसके पूरे मीनिंग को समझना, दोनों में डिफरेंस है। केवल शाब्दिक अर्थ समझने से फिजिक्स समझ में नहीं आता, आपको उसका रियल सेंस पता होना चाहिए, जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चे रटा रुटाए परिभाषा बता देते हैं, कभी भी हम उनको बोलें तो बोल देते हैं एकांक क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। रट्टा मार के सुना दिया, लेकिन क्या वो फीलिंग्स आ रही कि भी हो क्या रहा है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? कहीं पर हम बल के जगह में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या यूज कर सकते हैं? कई जगह हमको बल के जगह में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूज कर देते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सर यहाँ तो बल लिखना था, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिया। तो क्या दोनों एक ही चीज है, और है तो क्यों है? इन सब चीजों को हम सबसे पहले समझेंगे। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ओके,
चलिए तो हम देखें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हम समझ लें विद्युत क्षेत्र। जब हमको विद्युत क्षेत्र पता रहेगा तब तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर पहले देखें विद्युत क्षेत्र। तो मान लो ये जो मैं इस तरह से एक आकृति बनाया, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। मान लो इसके अंदर मैंने एक Q0 आवेश रखा है, तो Q0 आवेश क्या होता है, अपने चारों एक क्षेत्र निर्मित करेगा। जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपको क्या बताया गया, पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्व का प्रभाव होता है वह गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है। ओके, एग्जैक्टली उसी तरह से किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो Q0 यहाँ पर एक आवेश है और ये जो मैं चारों ओर से घेरा हूं वह उसका क्षेत्र है, ठीक है, जहां तक उसका प्रभाव है। तो फील्ड आप लोग को पता है, क्षेत्र तो आपको पता है कि क्षेत्र क्या होता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। मान लो मैं इस क्षेत्र में यहां पर एक एकांक धन आवेश रखूं। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको नोट के रूप में यहां पर लिख रहा हूं, ये नोट को आप ध्यान रखना। ये स्पेशल नोट को मैं ऐसे बॉक्स में लिखता हूं, आप लोग भी ऐसा हाईलाइट करके लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ये है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जिसको हम इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, जब हम चुंबक पढ़ेंगे तो वहां पर हम परीक्षण ध्रुव पढ़ेंगे, फिर वहां पर हम बात करेंगे। तो परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज होता क्या है। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि मान लो कोई आवेश है और उसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ है, उसके किसी बिंदु पर यदि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना है या गणना करना है तो उसके लिए उन्होंने, ठीक है, एक एकांक आवेश का कल्पना किया और उसको बोला गया परीक्षण आवेश। मतलब टेस्ट चार्ज एक्चुअल में एकांक आवेश है, लेकिन अब हमारे पास तो दो आवेश होते हैं, वह एकांक आवेश धन है कि ऋण है, यह बात उठता है। तो एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश माना गया। अब यहां पर निश्चित रूप से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होता है। क्या क्वेश्चन पैदा होता है, मैंने बोला एकांक धन आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं, एकांक धन आवेश को। एकांक धन आवेश मतलब क्या हुआ, ऐसा आवेश जिसका परिमाण इकाई हो और वह कैसा हो, धन आवेश हो। तो ऐसा बताने पर अब मैं आपको एक यहां पर फैक्ट बता दिया कि वैज्ञानिकों ने एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश माना, टेस्ट चार्ज माना। तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। ऑफलाइन क्लास होता है तो बच्चे तुरंत हैंड राइज करते हैं कि सर, वो थोड़ी कमी महसूस होती है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन मैं उस कमी को दूर करके चलता हूँ, बराबर आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोग को उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। बताइए क्या क्वेश्चन आता है। यदि कोई टीचर आपको पढ़ाए कि एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्रॉस क्वेश्चन आता है, चलिए लिखिए। आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, चैट में पढ़ रहा हूं। केमिस्ट्री का क्लास जल्दी शुरू हो जाएगा, चिंता मत करिए। रिया मौर्य, ठीक, वेरी गुड। रिया मौर्य वेरी गुड। माइनस क्यों नहीं होगा, माइनस क्यों नहीं होगा। देखो एक चीज ध्यान में रखना, फिजिक्स अच्छा आपको समझना है किसी भी टीचर से। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मैं ये मानता हूं कि टीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट का होता है। कैसे, आप सोचोगे कि सर टीचर का बड़ा रोल होता है कि टीचर अच्छा पढ़ाएंगे हमको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, टीचर का रोल तो होता ही है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है। कैसे,
फिजिक्स के क्लास में स्टूडेंट के दिमाग में व्हाई, हु, व्हाट, क्यों, क्या, कैसे, ये जरूर आना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए। यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आप चीज़ों को सीधा सीधा एक्सेप्ट करते जा रहे हो हिस्ट्री की तरह। फिजिक्स में मिनिमम क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोटेशन है, क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर। क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुन के बड़ा अजीब लगता है। फिर आगे वो क्या बोलते हैं, बिकॉज आंसर्स आर लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। आंसर तो लिमिटेड है, आंसर उतनी चीज़ का पता चला है जिसके बारे में हमको जानकारी है, बट क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है। अभी कितने सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में आए ही नहीं हैं। तो भैया मेरा कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दिया कि एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, यस सर। जैसे हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ा दिया कि बाबर का बेटा हुमायूं था, यस सर। अब हिस्ट्री का बच्चा ये नहीं पूछता कि सर हुमायूं क्यों था, औरंगजेब क्यों नहीं था, ऐसा नहीं पूछता। ऐसा बोलेगा तो टीचर मारेगा आपको। लेकिन फिजिक्स में आपके पास क्वेश्चन है कि सर एकांक धन आवेश को ही हम परीक्षण आवेश क्यों माने, माइनस को भी तो मान सकते थे। तो क्या आंसर है इसका? एक्चुअल में ऐसे बहुत से फैक्ट ऐसे हैं फिजिक्स में जिनको हम परिपाटी कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। जैसे आप 11वीं क्लास में पढ़े हो कि 1 मीटर का स्केल इतना बड़ा ही क्यों होता है। तो फ्रांस के पेरिस में सेवरस नामक जगह में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का इतना बड़ा राड रखे हैं और उसको वैज्ञानिकों ने 1 मीटर मान लिया। दैट इज कन्वेंशन, परिपाटी। उस दिन वैज्ञानिक लोग उसको उससे बड़ा माने होते तो 1 मीटर उससे बड़ा होता, उससे छोटा माने होते तो 1 मीटर आज हमारे सामने उससे छोटा होता। दैट इज परिपाटी, कन्वेंशन। तो बहुत से तथ्यों को माना जाता है। तो यहाँ पर कारण सिर्फ इतना है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करना था तो वैज्ञानिकों ने एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश माना। मतलब क्या है, इसका कोई कारण नहीं है, यह क्या है, एक तरह से परिपाटी है, कन्वेंशन है। और परिपाटी या कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ कोई ऐसा फैक्ट जिसको मान लिया जाता है और उसको सबको मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, परिपाटी है। आज के बाद दिमाग में आपका क्वेश्चन आए कि ऋण आवेश को क्यों नहीं मानते, तो ध्यान से समझना कि वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर इसको माना, कोई कारण नहीं उसका। ऋण को मानते तो ऋण होता, तो इसको मानने से हुआ क्या, आगे देखो आप, ये बात ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं। ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में मान लो हम यहाँ पर ये एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं। यहाँ पर Q है जो कि +1 चार्ज है, जो कि क्या है, टेस्ट चार्ज है। यहां पर हमने एक Q आवेश माना है जो कि एकांक धन आवेश है। तो यहां पर यह देखा गया कि ये यहां पर Q0 चार्ज है और यहां पर एकांक धन आवेश है, और इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको E से प्रदर्शित करते हैं। यह भी भौतिक राशि, सदिश राशि होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है, बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है, लेकिन कैसा बल है, जो एकांक धन आवेश पर लगता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंडीशनल फोर्स। वह एक परिस्थिति जन्य बल है जो एकांक धन आवेश पर लगता है। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर इसको गणितीय रूप में लिखें तो हमको मालूम है कि कूलाम ने जो दो आवेशों के बीच में बल बताया था F, वो 1/4πε0 Q इंटू Q0/r² होता है, या Q1 इंटू Q2/r² होता है। उसे कंफ्यूज मत होना ना कि सर आप तो Q1 Q2 बताए थे, दो आवेश होना चाहिए, हमने एक को Q लिख दिया तो दूसरे को Q0 लिख दिया, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक आवेश को इकाई मान लें। मान लो यहाँ पर हम एक आवेश को क्या मान लो, हमने यहाँ पर Q को इकाई मान लिया, ये Q को हमने इकाई आवेश मान लिया। देखो यहाँ पर हमने Q को इकाई मान लिया है, तो Q को जब हम इकाई मान लेंगे तो यहाँ पर जो बल का मान होगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q0/r² या Q/r² हो जाएगा। यदि आप Q0 को 1 मानेंगे तो Q/r² हो जाएगा, उसके लिए कंफ्यूज मत होना ना।
ये हो जाएगा। तब इस कंडीशन में इसको हम बल ना कह के क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्यू नाट को मैं इकाई मान लेता हूँ। जनरली यहाँ पर क्यू नाट लिखने से क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत लोग को होता है। ये क्यू अपन आर स्क्वायर हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये होता है, ये हमारे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे हमको पूरा इसी पर स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं दोनों साइड में यदि Q नाट का गुणा कर दूं, दोनों साइड में Q नाट का गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये Q नाट इंटू ई बराबर उस साइड में भी Q नाट का गुणा कर दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नाट अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। और ऐसा करते ही ये जो राइट साइड में लिखा गया है, अब यहाँ ध्यान देना, ऐसा करते ही ये जो राइट साइड में लिखा गया है इसको हम पुनः क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। इस प्रकार से जब हम इसको पुनः ई लिख सकते हैं तो यह रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, सॉरी ई क्यों लिख सकेंगे, एफ लिख सकेंगे, सॉरी एफ लिखेंगे ना, ये है एफ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू नाट इंटू ई। ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलना, एफ इक्वल टू क्यू नाट इंटू ई। कहीं पर भी यदि हमको बल का मान लिखना है तो आवेश गुणित तीव्रता लिख सकते हैं। ठीक है, आवेश गुणित तीव्रता लिख सकते हैं, या इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, देखो, या इसको हम चाहें तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ अपान क्यू नाट। इसको लिख सकते हैं एफ अपान क्यू नाट। इस प्रकार से इसकी क्या परिभाषा किया गया है, अब ध्यान से सुनना, इसका परिभाषा क्या किया गया है। यदि हम क्यू नाट को इकाई ले लें, यदि हम क्यू नाट को इकाई ले लें तो तीव्रता किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा। और यही इसकी परिभाषा है जो आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। विद्युत क्षेत्र में रखा, अब परिभाषा में सिस्टमेटिक बोल रहा हूं। विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, या एक लाइन में कहें तो परीक्षण आवेश, मतलब एक ही है। परीक्षण आवेश कहने से कोई भी समझ जाता है कि किस आवेश के बारे में बात हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक यहां से आप बता सकते हो, मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, ये हो गया न्यूटन, और कुलाम ऊपर जाके कुलाम इनवर्स स्क्वायर। तो न्यूटन कुलाम इनवर्स स्क्वायर नहीं, सॉरी ना, इनवर्स, न्यूटन कुलाम इनवर्स इसका क्या होता है, या न्यूटन पर कुलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शुरुआत हुआ है ना, खत्म नहीं हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शुरुआत हुआ है। अगले क्लास में आपको अलग अलग कंडीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन कराया जाएगा, जिसमें अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और कोई भी स्थिति, ये क्या है आपको समझाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको आज के क्लास में जाते जाते मैं बोल दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में मूलभूत गणितीय अवधारणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, को अच्छे से पढ़ा है, वो एक बार और रिवाइज कर लेना, हमारे प्लेलिस्ट में है। क्योंकि फिजिक्स का जो बिल्डिंग है वह बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के फाउंडेशन पर खड़ा होता है, इससे बड़ी बात मैं आपको नहीं कह सकता। और जिन लोगों ने 11th क्लास में ध्यान नहीं दिया, या नए स्टूडेंट हैं जिन लोग हमारे क्लास में 12th क्लास में सीधा एंटर कर रहे हैं, वो सबको मेरा सजेशन है कि आप बहुत जल्दी पूरे मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज कर लीजिए, पूरा मेरा लेक्चर, और हमारे एप्लीकेशन पर उसका नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। क्योंकि आगे आपको इतना ज़रूरत पड़ेगा कि फिर आपको रोज़ परेशानी होगी, खासकर कैलकुलस और वेक्टर। आपको मतलब कलन, मतलब अवकलन और समाकलन और सदिश,
ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बिल्कुल मेरी बात को आप, जैसे भी आप लिख रहे हैं सर न्यूमेरिकल नहीं बनते, कन्हैया झा, ये सब का कारण यही है, ये सब का कारण यही है कि कहीं ना कहीं से हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पुअर होता है। तो भाई उसको अच्छे से कर लेना। तो अगले क्लास में फिर हम विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे और विद्युत बल रेखा और उसके गुण के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगले क्लास का हमारा टॉपिक रेगुलर, मैं आपको अगले क्लास का टॉपिक डिक्लेयर करके क्लास से जाता हूँ, वो इसलिए कि आप लोग थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करके आओगे। ओके, क्लियर? तो फिर आज का क्लास हम यहाँ ओवर करते हैं। इलेवेंथ का फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे बस आफ्टर होली। सामने होली का त्यौहार है, बहुत अच्छे से आप लोग होली मनाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और साफ सुथरी और सेफ, सुरक्षित होली मनाइए, ठीक है? और फिर हम 11th का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, सभी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।